हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलो भाई, बिना किसी फालतू बकवास से स्टार्ट करते हैं सीधे नया चैप्टर। इसका नाम है मैग्नेटिज्म। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड, एक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ थी एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। वैसे ही यहाँ पर चीज़ होती है म्यू नॉट। म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्यों, क्या, कैसे, अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो जो होती है वो 1/μ0 होती है। इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, रटना है आपको, 1/μ0 होती है। ठीक है, और ये जो म्यू नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷। ठीक है, अब सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। जो भी इसकी एसआई यूनिट हो, भाड़ में जाए एसआई यूनिट। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट कौन सी है? एसआई यूनिट है। अब बात करते हैं काम की चीज़, बायोट सेवार्ट लॉ। ये जहाँ तक मुझे लगता है दो साइंटिस्ट होंगे, एक तो नहीं लग रहा, एक का नाम बायोट होगा, एक का नाम सेवार्ट होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अब इसने क्या बोला, देखो मैं समझाता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। वो ऐसा ऐसा दुनिया में देखा गया कि अगर एक तार में करंट है तो उसके पास अगर आप कोई मैग्नेट रखते हो तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाता था। और मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होगा जब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब एक चीज़ थी कि एक तार में अगर करंट होगा तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब करंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये किसने पता कराया? ये बताया बायट सेवार्ट ने। तो बायट सेवार्ट ने क्या बताया, लेट मी टेल। बायट सेवार्ट ने ऐसा बोला कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मान लो जैसे उसने कहा कि मैं एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेता हूँ। तो मान लो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एल, यहाँ से यहाँ तक। ध्यान रखना कि जो डी एल है वो करंट के पैरेलल लेना है। मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ है तो डी एल ऊपर, नीचे होगा तो नीचे। यहाँ से मान लो किसी डिस्टेंस आर पर आपको बताना है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डी वी वैक्टर ले लेते हैं। उसने सीधा सीधा फॉर्मूला दिया, सब कोई प्रूफ नहीं करना। वो होता है डी वी बराबर μ0/4π। अच्छी बात है, μ0/4π क्या होगा? 10⁻⁷ इंटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। सीधा सा फॉर्मूला है, बिना किसी फालतू बकवास के। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ये हो जाएगा μ0/4π डी एल क्रॉस आर, डी एल इंटू आर साइन थीटा हो जाएगा। वो हो जाएगा आई डी एल, अब आर साइन थीटा रहेगा, नीचे आर क्यूब है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्शन कैसे देखें? डायरेक्शन इसकी वही है भाई, जो डी बी है वो किसके पैरेलल है? डी बी पैरेलल है डी एल क्रॉस आर के। ठीक है, तो डी बी डी एल क्रॉस आर के पैरेलल, तो डी एल इधर, डी एल क्रॉस आर अंदर की तरफ। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आपने क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ा है तो वैसे मेरे ख्याल से यहाँ समझ गए होगे। कई जगह मैं किसी और तरीके से समझा दूँगा, लेकिन यहाँ सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको डी एल है ना, इधर है आर, ये आर है, तो डी एल और आर के परपेंडिकुलर होगा, तो इनका प्लेन ये वाला है, तो इसके नीचे होगा या ऊपर होगा। अब नीचे ऊपर कैसे देखते हैं? डी एल से आर की तरफ आता है, तो डी एल से आर की तरफ आए तो नीचे की तरफ हो गया। अगर डी एल इधर होता, आर इधर होता, तो जैसे अगर आर क्रॉस डी एल होता ऊपर होता, डी एल क्रॉस आर नीचे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पता चली कि इफ़ डी एल इज़ पैरेलल टू आर और डी एल इज़ एंटी पैरेलल टू आर, डी बी बराबर 0। ठीक है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से रखना। इसका मतलब पीजी बोले तो पांडे जी इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पीजी क्या है कि इन लाइन ऑफ ए वायर बी बराबर 0, मतलब आप एक वायर के लाइन में हो, इधर हो इधर हो, पी पर क्यू पर फर्क नहीं पड़ता, पी और क्यू दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि सोचो, अगर आप कोई भी एक छोटा सा डी एल हिस्सा लेते हो, ये डी एल, अब इस क्यू का आर इधर है, तो इस डी एल और इस आर के बीच में एंगल क्या हो गया? क्यू वाले आर के बीच में 0, और इस पी के वाले आर के बीच में 180। तो ऐसे कोई भी हिस्सा ले लो, सबका एंगल 0 या 180 होगा, तो 0 180 में साइन 0 या साइन 180 दोनों कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब एक वायर की लाइन में कभी भी रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, कन्फर्म है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पाने के लिए आपको या तो लाइन से इधर होना पड़ेगा, लाइन से इधर, लेकिन वायर के कोलिनियर नहीं होना। आगे चलें, चलो तो आगे चलते हैं बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2।
ठीक है, अब हम एक डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। एक फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, लेट्स सी। तो ये वैसी डेरिवेशन है जैसी इलेक्ट्रोस्टैट में थी, मैं आपको याद बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट में डेरिवेशन थी जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक वायर लेते थे, इस पर लैम्डा कूलम पर मीटर था, और उससे θ1 और θ2 एंगल पे हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, याद है ना। तो दो कंपोनेंट आते थे, ये होता था k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये होता है k लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अगर आपको याद तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो भगवान जाने कैसे काम चलेगा, लेकिन सबका काम चल जाता है, इसको नहीं पता उसका भी काम चल जाता, अनपढ़ का भी काम चल जाता, आपका भी काम चल ही जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस केस में क्या करें। तो ये भी डेरिवेशन है। तो जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज ये एक वायर है, और मान लो ऊपर जो ऊपर वाला सिरा है वो एंगल θ1 पे है, और नीचे वाला सिरा मान लो कितने पे, θ2 पे है। इसमें करंट बह रहा है, और क्वेश्चन है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊँ। पहली बात, ये चीज़ होती नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती। तुम कहोगे क्यों नहीं होती, मैं कहूँगा भैया ऐसा कैसे, करंट आ रहा है निकल जाए, जागा रहा है भैया, भाई ये क्लोज लूप ही होगा। तो ये क्लोज लूप है नो डाउट, लेकिन मेरा बस कंसर्न इसका है कि इतने हिस्से के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अगर मैं किसी पॉइंट पे हूँ जो उसका जो डी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो भाई, तो बेसिकली क्या है कि देखते हैं सीधे। तो एक काम करते हैं, मान लो कि यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dy। ये मैंने बहुत बड़ा एलिमेंट ले लिया, लेकिन मान लो छोटा एलिमेंट है, और इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे, जोड़ लिया। मान लो ये एंगल थीटा है, और इसका छोटा सा एंगल कितना है, डी थीटा, ठीक है। ठीक, तो थीटा पे जाकर डी थीटा छोटा सा हिस्सा लिया, ये y है, ये y प्लस ये dy है। अब ये जो छोटा सा हिस्सा है dy है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, समझ लो। y पे जाकर छोटा सा हिस्सा ले ले dy, ठीक है, और इसके कारण ये इस पॉइंट की पोजीशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं r। बहुत खिचपिच हो गई है लेकिन काम चला लो, ठीक है, सही। चलो मैं इसको एक और डायग्राम में दिखाता हूँ, मान लो समझना इस बात को कि ये वायर का हिस्सा है, ये छोटा सा dy हिस्सा लिया, ये थीटा पर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका r, ये y है, ठीक है, सही है। अब देखो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे डी एल क्रॉस आर की जगह क्या हो जाएगा, डी वाई क्रॉस आर, क्योंकि डी वाई डी एल है, डिवाइड बाय आर क्यू, सही है भाई साहब, कोई दिक्कत। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी वाई क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं पहले, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी वाई क्रॉस आर हो जाएगा डी वाई आर साइन थीटा ना। अब थोड़ी सी दिक्कत है कि डी वाई आर के बीच में एंगल साइन 90 प्लस थीटा है, तो पहले थीटा लिख दिया तो कोई नहीं, बाद में 90 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है। एक आर कट गया, आपके पास कितना आ जाएगा, डी वाई कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं छोटी सी बता रहा हूँ, मेरी बात समझ। देखो, जब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैट किया था तो हुआ क्या था कि हमने ऐसे ही किया था, थीटा बजा के छोटा सा हिस्सा लिया था। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इधर होगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके नीचे वाले हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, सामने वाले हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नीचे वाले की इधर होगी। हर हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होती है। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो बेसिकली सिंपल एडिशन होता है। तो आप इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से नहीं जोड़ सकते। तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो टुकड़े किए थे, तो एक्स और वाई को अलग अलग जोड़ा था। एक्स वाई को अलग अलग जोड़ सकते हो, पूछो क्यों, इसलिए अलग अलग जोड़ सकते हैं क्योंकि एक्स में चीज़ें
न्यूमेरिकली जोड़ती है। जैसे मान लो 4i + 5i + 6i, सीधे सीधे 4 + 5 + 6 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आप जोड़ सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ, सोचना भाई। सोचो कि यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा dy और ये पोजीशन वेक्टर है। अब ये dy ये पोजीशन वेक्टर है। अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है dy क्रॉस r। तो dy क्रॉस r करोगे तो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। अब सोचो अगर यहाँ dy होगा तो ये पोजीशन वेक्टर अभी भी dy क्रॉस r कहाँ होगी, नीचे की तरफ। बिल्कुल सामने होगा तो भी dy क्रॉस r नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था कि सभी कुछ अंदर की तरफ थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा है कि सब कुछ अंदर की तरफ है। तो जब पूरे की पूरी तार के हर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड को, सभी के मैग्नेटिक फील्ड जोड़ सकते हो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ टी हो जाएगा μ0I/4π इंटू dy cos θ/r²। अब आगे चलते हैं। अब चक्कर ये है कि इंटीग्रेशन या तो y में होगा या थीटा में या r में, और तीनों वेरिएबल हैं। क्योंकि देखो y जो होगा धीमे धीमे बढ़ते जाएगा, थीटा भी हर चीज़ के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है ना। r जो है ये दूरी भी भाई सामने वाले के लिए छोटी होगी, उसका बढ़ती जाएगी। तो हम 3 वेरिएबल नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। वो वेरिएबल क्या होगा, थीटा होगा। पूछो क्यों, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो भी किस में है, थीटा में है। तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हटाते हैं cos थीटा होगा डी बार, तो r क्या हो गया, डी सेक थीटा होगा, ठीक है। ऐसे टेन थीटा क्या होगा, y/d, डी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डी क्वेश्चन में गिवन है। y = d टेन थीटा, तो dy/d थीटा क्या होगा, dy/d थीटा क्या होगा, dy/d थीटा d सेक स्क्वायर थीटा। अब तुम कहोगे इससे क्या हुआ, इससे बहुत कुछ हुआ भाई साहब। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। b = μ0I/4π, ठीक है, dy की जगह d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, dy की जगह, ठीक है। अब बात करते हैं cos थीटा रहने दो, नीचे क्या r²। अब r² की जगह r कहाँ है भाई साहब, r ये रहा डी सेक थीटा, तो r² हो जाएगा d² सेक स्क्वायर थीटा। फ़ायदा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक डी कट गया, तो b कितना आ गया बच्चों मेरे पास, b हो जाएगा μ0I/4π, ठीक है, इनटू, है ना, इन डी नीचे यहाँ आ गया। अब बच गया cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह हम लिमिट क्या लगाएंगे, हम लिमिट लगाएंगे कैसे, सिंपल है। सबसे नीचे वाला हिस्सा -θ2 पे, ऊपर वाला हिस्सा +θ1 पे, तो लिमिट हो जाएगी -θ2 से +θ1 पे, ठीक है। अब इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है, पेज नंबर 3। तो क्या था, μ0I/4πd cos थीटा वॉटेवर। तो मेरे पास आया था टोटल मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/4πd, ठीक है, μ0I/4πd cos थीटा का इंटीग्रेशन। तो cos थीटा था, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से +θ1, तो कितना हो गया, μ0I/4πd sin θ1 माइनस sin -θ2। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, तो कितना हो गया, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब इससे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि मान लो सपोज इसका सिंपल सा वो होगा इन्फिनाइट वायर। इन्फिनाइट वायर मतलब ये वायर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी के बाद आप यहाँ निकालोगे तो नेचुरल सी बात है, इसमें ये वाला पॉइंट भी इन्फिनिटी पे है, तो θ1 90 और θ2 भी 90। इस फॉर्मूले के हिसाब से θ1 90 θ2 90 sin 90 कितना हो गया, 1 + 1 2, तो μ0I/4πd इंटू 2, ठीक है ना, 2 से 4 पाई कट गया, तो कितना हो जाएगा, μ0I/2πd। सही है। आगे चलें, अगर सेमी इन्फिनाइट वायर हो, तो सेमी इन्फिनाइट वायर में क्या करोगे आप कि आप एक वायर ले लोगे। अब ये इधर से इन्फिनिटी बस, तो यहाँ पे θ1 90 आ जाएगा, लेकिन θ2 क्या होगा, 0। अब ये डी डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, b = μ0I/4πd, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, θ1 90 θ2 0, तो sin 90 1 और sin 0 0, तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे 1 ही आ गया। समझ लो मेरी बात, ठीक है, इज इट फाइन, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे, ठीक। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा,
और फिर हम आगे चलते हैं। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि एक वायर है, ठीक है, इस वायर की लंबाई L, करंट इसमें आई है, ये 53 डिग्री है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बतानी, ठीक है, और ये एक्चुअली डॉटेड बनाना चाहिए, मतलब एक्चुअली डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए, ये लेंथ की वायर है, ये 53 डिग्री है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। लेट्स सी कैसे पता है। तो शुरुआत करते हैं सीधे। मान लो ये चीज़ कुछ ऐस मान लेते हैं, ठीक है, सही है। अब इस बड़े ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों, cos 53, ध्यान रखना कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इसमें हाइपोटेन्यूज L है, तो 53 का बेस क्या है, S है, तो S/L हो गया, ठीक है। cos 53 क्या होता है, 3/5, तो S कितना हो गया, 3L/5, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको D बना लेते हैं, जो इस पॉइंट की यहाँ से दूरी है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब लगाते हैं sin 53। अब इस छोटे से ट्राइंगल में S जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो sin 53 क्या होगा, S/D। sin 53 क्या होता है, 4/5, ठीक है, तो D कितना हो गया, 5S/4, गलत कह रहा हूँ, सोचने को। sin 53 क्या होगा, D/S, गलती कर दी ना, sin 53 होगा D/S, D/S, सही है। तो D हो गया 4S/5, ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई 4, S की जगह क्या लिखोगे आप, 3/5, S की जगह लिखोगे 3L/5, तो ये आ जाएगा 12L/25। आई होप आई एम राइट, ठीक है भाई। फिर देख लो आप आराम से भाई, S कितना है आपके पास, देखो sin 53 हो जाएगा D/S, ठीक है, तो D कितना हो गया, D हो गया आपके पास 4S/5, 4S/5 हो गया। अब S की वैल्यू कितनी है आपके पास, S की वैल्यू 3L/5, तो आपने S की जगह 3L/5 लिख दिया, 4 × 3 12 और 5 × 5 25, ठीक है, D की वैल्यू होगी। अब हम चलते हैं आगे।